सबसे पहले बात करेंगे AS11 के रिवीजन की, ठीक है ना। तो यहां पर अभी हम करने वाले हैं AS11 का रिवीजन। AS11 का नाम है द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। सो लेट्स स्टार्ट। AS11 की अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ करेंसी, सबसे पहले AS11 में हमें यह पढ़ना पड़ता है कि करेंसीज कितने टाइप की होती हैं। तो करेंसीज को दो हिस्सों में, दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1 रिपोर्टिंग करेंसी और नंबर 2 फॉरेन करेंसी। रिपोर्टिंग करेंसी मतलब कोई भी करेंसी जिसमें हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेंटेन करते हैं, हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं जिस करेंसी में, उसको कहते हैं रिपोर्टिंग करेंसी। मान लीजिए रिपोर्टिंग करेंसी अगर रुपी है तो रुपी बोलोगे आप रिपोर्टिंग करेंसी, तो फॉरेन करेंसी हो जाएगी एनी करेंसी अदर देन रुपी, अदर देन रिपोर्टिंग करेंसी इज अ फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी मतलब रिपोर्टिंग करेंसी को छोड़कर जो भी करेंसी होती है उसको फॉरेन करेंसी बोलते हैं। चलो, अब हमें यहां पर सीखना क्या है बेसिकली AS11 में। AS11 में तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करना, दूसरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करना, और तीसरा फॉरेन ऑपरेशंस मतलब ब्रांच अकाउंटिंग के बारे में बात करना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस के बारे में। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस मतलब कोई भी अगर आप ट्रांजैक्शन अदर देन रिपोर्टिंग करेंसी करते हो तो उस ट्रांजैक्शन को आप कहोगे फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, एनी ट्रांजैक्शन इन फॉरेन करेंसी रिक्वायर्स ट्रांसलेशन इनटू रिपोर्टिंग करेंसी। अब एक बात बताओ, कोई ट्रांजैक्शन आप फॉरेन करेंसी में करोगे तो क्या सेम करेंसी में रिकॉर्ड कर पाओगे? नहीं, आप तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेंटेन कर रहे हो रिपोर्टिंग करेंसी में, ट्रांजैक्शन आपने किया है फॉरेन करेंसी में, तो क्या फॉरेन करेंसी का ट्रांजैक्शन डायरेक्टली रिकॉर्ड कर लोगे? नहीं, रिकॉर्ड करने से पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ट्रांसलेट करने के लिए आपको चाहिए जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन किया उस दिन का रेट, जिसको कहते हैं एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब स्पॉट रेट। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एग्जाम में डायरेक्टली स्पॉट रेट मत लिख के आना, पहले पूरा डिफाइन करना। अगर मान लो लिखना पड़ता है तो लिख के आना एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन और उसको स्पॉट रेट फिर ब्रैकेट में लिख देना, ठीक है। इट इज कॉल्ड इनिशियल रिकॉग्निशन एट ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन एट स्पॉट रेट। सो बेसिकली जब आप पहली बार किसी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन को ट्रांसलेट करते हो स्पॉट रेट पे तो उसको इनिशियल रिकॉग्निशन कहा जाता है, मतलब फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग कहा जाता है। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं? अब आपने पहली बार उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया, उस ट्रांजैक्शन में डेबिट और क्रेडिट दोनों चीजें आ गई। डेबिट असेट लायबिलिटी हो सकती है, क्रेडिट इनकम हो सकती है, लायबिलिटी हो सकती है, डेबिट एक्सपेंस हो सकता है, असेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सब्सिक्वेंटली आपको यह देखना है कि बैलेंस शीट डेट पर आपको फिर से आना है और फिर से आके आपको यह चेक करना है कि क्या कोई फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम है क्या कोई फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम अवेलेबल है क्या। तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मतलब जब आप किसी फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम का बैलेंस शीट डेट पर रीवैल्यूएशन करते हो, किस रेट पर? क्लोजिंग रेट पर। वो फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम ऊपर के किसी ट्रांजैक्शन से पैदा हुआ होगा। आपको पता चलेगा कैसे? बैलेंस शीट डेट पर सबसे पहले आपको यह देखना है कि कोई बैलेंस शीट में असेट लायबिलिटी मॉनिटरी कौन सी है और नॉन मॉनिटरी कौन सी है। असेट लायबिलिटी मॉनिटरी कौन सी है, नॉन मॉनिटरी कौन सी है। जैसे कि मॉनिटरी कोई डेटर्स हैं क्या, फॉरेन करेंसी में, क्रेडिटर्स फॉरेन करेंसी में, लोन्स फॉरेन करेंसी में। अगर ये डेटर्स क्रेडिटर्स लोन्स फॉरेन करेंसी में है तो ये मॉनिटरी हो गए और इन्हीं को कहा जाता है फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम। फॉर एग्जांपल डेटर्स, तो डेटर्स सबसे पहले पहली बार कैसे आए होंगे? हमने क्रेडिट सेल किया होगा तो एंट्री क्या किया होगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल, और पहली बार आपने उसको कौन से रेट पे रिकॉर्ड कर लिया होगा, स्पॉट रेट पर। फिर सेल तो चला गया ट्रेडिंग अकाउंट में, छोड़ दो। बैलेंस शीट डेट पे बैलेंस शीट के अंदर डेटर्स दिख रहे होंगे तो उन डेटर्स को आज आप वापस से एक नए रेट पर रीवैल्यू करोगे। अब समझा? मतलब जो आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया था स्पॉट रेट पर, उस ट्रांजैक्शन से जो एफसीएमआई अराइज हुआ है बैलेंस शीट डेट पर, उसको आप रीवैल्यू करोगे क्लोजिंग रेट पर, ठीक है ना। तो ट्रांजैक्शन से अगर डेटर्स अराइज हुए थे, क्रेडिटर्स अराइज हुए थे परचेज करने से, लोन्स अराइज हुए थे, तो इनिशियली आपने उनको रिकॉर्ड किया था स्पॉट रेट पर सब्सिक्वेंटली आप उनको रीमेजर करोगे क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पर। आई क्या मेरी बात समझ में? तो इनको बोलते हैं फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम। अगर नॉन मॉनिटरी आइटम की बात करें तो जैसे मशीन होता है, लैंड एंड बिल्डिंग होता है, इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, इन्वेंट्री होता है, शेयर कैपिटल होता है। याद कैसे रहेगा? नॉन मॉनिटरी आइटम्स हमेशा उनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे मशीन यूज करते जाओगे तो कम होती जाएगी वैल्यू, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ सकती है गिर सकती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ सकते हैं गिर सकते हैं, ये सब। मॉनिटरी आइटम्स डेटर्स जितना अमाउंट का ट्रांजैक्शन किया था उतना ही सेटल होगा, क्रेडिटर जितना अमाउंट का ट्रांजैक्शन किया था उतना ही सेटल होगा, लोन जितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन किया था उतना ही सेटल होगा। सो बेसिकली नॉन मॉनिटरी में वैल्यू बदलती रहती है। पर अगर आपने मशीन फॉरेन करेंसी में परचेज किया,
लैंड एंड बिल्डिंग फॉरेन करेंसी में परचेज किया, इन्वेस्टमेंट फॉरेन करेंसी में परचेज किया, तो वो बन जाएंगे फॉरेन करेंसी नॉन मॉनिटरी आइटम। तो ये बन गए फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम, ये बन गए फॉरेन करेंसी नॉन मॉनिटरी आइटम। यहां तक समझ में आया कि नहीं? यहां तक समझ में आया कि नहीं? ठीक है, जल्दी बोलो, क्लियर? अब वापस से आते हैं, मैंने क्या बोला, बैलेंस शीट डेट पर फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम को आप रीवैल्यू करोगे क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पर मतलब इनको रीवैल्यू करोगे क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पर। जब आप क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पर रीवैल्यू करोगे, आपने इनिशियली उसको स्पॉट रेट पर मेजर किया था, तो डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस को आप बोलोगे एक्सचेंज गेन और एक्सचेंज लॉस। उस एक्सचेंज गेन और लॉस का ट्रीटमेंट क्या होगा? उस एक्सचेंज गेन लॉस का ट्रीटमेंट क्या होगा? हम बात कर रहे हैं फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम को अगर आपने रीमेजर किया तो एक्सचेंज गेन लॉस आएगा। तो एक्सचेंज गेन लॉस को आप जनरली कहां ले जाओगे? पी एंड एल में। कहां ले जाओगे आप उसको? पी एंड एल में। हाँ, एक एक्सेप्शन भी है, इसका एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है? पैरा नंबर 46। तो फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम का जो भी एक्सचेंज गेन और लॉस आता है, जनरली वो कहां जाता है? पी एंड एल में। कहां जाता है? पी एंड एल में। ठीक है सर, सर इसका एक्सेप्शन क्या है? आएंगे, थोड़ा सा रुक जाते हैं। अब अपन मूव करते हैं फॉरेन करेंसी नॉन मॉनिटरी आइटम्स। क्या सर फॉरेन करेंसी नॉन मॉनिटरी आइटम्स को भी हमें रीवैल्यू करना चाहिए? तो सुनो, ये वाला जो एरिया अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, हो सकता है आप पहली बार सुन रहे होगे, हो सकता है आपने पहले सुन रखा हो पर आपको कुछ याद ना हो, तो ध्यान से सुनो। अगर मैंने कोई फॉरेन में मशीन खरीदी है, फॉरेन में लैंड बिल्डिंग खरीदा है, फॉरेन में इन्वेस्टमेंट खरीदा है, तो पहले मुझे यह देखना है कि मैं इन सबको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन सी वैल्यू पे दिखा रहा हूं। अगर मैं इनको कॉस्ट पे ही दिखाता हूं, जैसे मशीन के ऊपर लगता है AS10, AS10 बोलता है आपके पास दो चॉइस है, कॉस्ट मॉडल, रिवॉल्यूशन मॉडल, पर मैंने कॉस्ट मॉडल चूज किया है। लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर कॉस्ट मॉडल चूज किया है। इन्वेंट्री को मैं कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर कॉस्ट पे शो कर रहा हूं। तो फिर मुझे इनको बैलेंस शीट डेट पर रीवैल्यू करने की जरूरत नहीं है। पहली बार जब मैंने इनको रिकॉर्ड किया होगा स्पॉट रेट पे, ये उसी रेट पे कंटिन्यू होंगे। मतलब मशीन जब पहली बार कन्वर्ट हुआ था, वो जिस रेट के हिसाब से जो वैल्यू आई थी, उसी वैल्यू पे वो कैरी फॉरवर्ड होगा, लेस डेप्रिसिएशन। लैंड एंड बिल्डिंग के साथ भी सेम, इन्वेस्टमेंट के साथ भी सेम, इन्वेंट्री के साथ भी सेम, सबके साथ भी सेम। ठीक है, बट अगर मैं इनको मान लो कॉस्ट पे मेजर नहीं कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं मशीन के ऊपर फेयर वैल्यू लगा रहा हूं क्योंकि AS10 अलाउ करता है। इन्वेस्टमेंट्स मेरे करंट इन्वेस्टमेंट्स है, तो मैं उसको कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर कर रहा हूं, जिसमें फेयर वैल्यू लोअर है। इन्वेंट्री को मैं एनआरवी पे मेजर कर रहा हूं क्योंकि एनआरवी लोअर है। मान लीजिए मैं इन असेट्स के ऊपर वैल्यूएशन कर रहा हूं अदर देन कॉस्ट। ठीक है, अदर देन कॉस्ट। तो मुझे बताओ, ध्यान से सुनना, अगर मैंने मशीन या लैंड एंड बिल्डिंग बाहर पर फॉरेन करेंसी में, बाहर की किसी कंट्री में परचेज की थी, और वहीं पर है वो मेरी बिल्डिंग, वहीं पर है। इमेजिन करो तुम्हारे पास एक लैंड एंड बिल्डिंग है अमेरिका में, ठीक है ना, तुमने वहां परचेज की थी $1 लाख की। ठीक है, अब आज तुम लैंड एंड बिल्डिंग का फेयर वैल्यूएशन कर रहे हो, तो फेयर वैल्यूएशन के लिए तुम वही अमेरिका का फेयर वैल्यूएशन ढूंढोगे ना। वो ये थोड़ी बोलोगे कि यार वो बिल्डिंग अपने आप इंडिया में आ जाएगी। तो अमेरिका में वो लैंड एंड बिल्डिंग आज कितने की हो गई? मान लो आज हो गई 1,30,000 की। तो 1,30,000 क्या है? डॉलर है ना। तो जब तुम इनको रीवैल्यू कर रहे हो, तो क्या तुम इनको रीवैल्यू अगेन फॉरेन करेंसी में कर रहे हो? क्या तुम इनको फिर से रीवैल्यू फॉरेन करेंसी में कर रहे हो? अगर तुम इनको वापस से रीवैल्यू कर रहे हो, एनआरवी निकाल रहे हो, फेयर वैल्यू निकाल रहे हो, मार्केट वैल्यू निकाल रहे हो फॉरेन करेंसी में, तो अब तुम्हें इनको नई जो फॉरेन करेंसी में वैल्यू आई है उसको वापस से कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना। और कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें कौन सा रेट लाना पड़ेगा? वापस से क्लोजिंग रेट, क्योंकि तुम उनको रीवैल्यू कब करोगे? बैलेंस शीट डेट पर, तो उस दिन का रेट लेना पड़ेगा। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? मैं बोल रहा, अरे यार तुम बात को समझो। तुम्हारी फॉरेन कंट्री में कोई लैंड एंड बिल्डिंग है या इन्वेस्टमेंट है, अगर तुम उनको रीवैल्यू नहीं कर रहे हो, तुमने उनको फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर दिया स्पॉट रेट पर और अब तुम उसी पे कैरी ऑन कर रहे हो, तो कोई टेंशन ही नहीं है। पर अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर तुम उनको रीवैल्यू कर रहे हो, सर क्यों कर रहा हूं? अरे कर इसीलिए रहे हो क्योंकि एएस बाकी जो एएस होते हैं वो बोलता है, AS10 बोलता है तुम रीवैल्यू कर सकते हो, AS13 बोलता है इन्वेस्टमेंट्स को कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर कर सकते हो, AS2 बोलता है इन्वेंट्री को एनआरवी और कॉस्ट विच एवर इज लोअर कर सकते हो। अगर तुम इनको रीवैल्यू कर रहे हो, फॉरेन करेंसी में रीवैल्यू कर रहे हो, तो भाई मेरे फॉरेन करेंसी से वापस से तो इंडियन करेंसी में अमाउंट तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो तुमने किस दिन रीवैल्यू किया? जिस दिन तुमने रीवैल्यू किया उस दिन का रेट, मतलब अगेन क्लोजिंग रेट। समझा कि नहीं? समझा कि नहीं? तो इसीलिए फॉरेन करेंसी नॉन मॉनेटरी आइटम विच इज मेजर्ड एट अदर देन कॉस्ट, अदर देन कॉस्ट। जैसे इन्वेस्टमेंट्स फॉरेन इक्विटी शेयर में आपने किया है, मेजर आप कर रहे हो फेयर वैल्यू पे। इन्वेंट्री को आपने परचेज किया पर एनआरवी पे मेजर कर रहे हो बिकॉज एनआरवी लोअर है, ठीक है ना।
तो आप इनको रीवैल्यू कर रहे हो ना, फॉरेन करेंसी में रीवैल्यू कर रहे हो ना, पर अल्टीमेटली रिपोर्टिंग करेंसी पे लाना पड़ेगा ना, तो क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पे लाओगे, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, आएगा कि नहीं। फॉरेन करेंसी नॉन मॉनेटरी आइटम विच आर मेजर्ड एट अदर देन कॉस्ट आर आल्सो रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसलेटेड एट द न्यू एक्सचेंज रेट एंड डिफरेंस इज ट्रांसफर्ड आइदर टू P&L और रीवैल्यूएशन रिजर्व इफ पीपी इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। मतलब मान लो तुमने इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू किया, फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट किया, एक्सचेंज रेट में डिफरेंस आया, डिफरेंस को ले जाओगे P&L में। इन्वेंट्री के केस में डिफरेंस आएगा P&L में, पर पीपीई के केस में अगर तुमने उसको अपवर्ड रीवैल्यू किया है तो जो एक्सचेंज लॉस आ रहा है उसको तुम ले जाओगे रीवैल्यूएशन रिजर्व में, क्योंकि पीपी का जो अपवर्ड रीवैल्यूएशन का गेन है वो कहां जा रहा है, रीवैल्यूएशन रिजर्व। तो इन असेट्स को रीवैल्यू करके तुम उनका गेन लॉस अगर P&L में डाल रहे हो तो एक्सचेंज लॉस भी P&L में डालोगे, अगर गेन लॉस रीवैल्यूएशन रिजर्व में डाल रहे हो तो एक्सचेंज गेन लॉस भी रीवैल्यूएशन रिजर्व में डालोगे। समझा कि नहीं। जैसे पीपीई $1 लाख की कॉस्ट थी, पर तुमने फेयर वैल्यू किया 120 में, तो $20,000 क्या है, गेन है ना, ठीक है गेन है, पर इसके अलावा जो एक्सचेंज गेन एक्स्ट्रा होगा वो भी अगर ये आरआर में जा रहा है रिवॉल्यूशन रिजर्व में, तो वो भी एक्सचेंज गेन और लॉस भी रिवॉल्यूशन रिजर्व में जाएगा, ठीक है। बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं, समझा। तो इनका भी रिवैल्यू करना जरूरी है, एक्सचेंज गेन लॉस आपका उसके अकॉर्डिंगली डालोगे। अब ये बहुत ही रेयरेस्ट सिचुएशन है, जनरली इस पे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है। कॉन्सेंट्रेट करते हैं वापस से, एफसीएमआई क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पे कन्वर्ट किया, एक्सचेंज गेन लॉस आया, P&L में डाला, एक्सेप्शन है पैरा 46। अब आइए पैरा 46 की बात करते हैं, ठीक है, पैरा 46 की बात करते हैं। तो पैरा 46 क्या बोलता, पैरा 46 बोलता कि भाई देखो फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है आपके पास, ठीक है, अगर आपका शॉर्ट टर्म नेचर का है, मतलब डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं जो विद इन 12 मंथ्स खत्म हो जाएंगे, तो उनके ऊपर तो आपको जनरल रूल लगाना है, मतलब उनका एक्सचेंज लॉस और गेन आया तो P&L में डालना है, ठीक है ना, उनका एक्सचेंज गेन और लॉस आया तो P&L में डालना है, विच आर सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स। फॉरेन करेंसी क्रेडिटर्स, फॉरेन करेंसी डेटर्स, पैरा 46 इज नॉट एप्लीकेबल, P&L में जाएगा। बट अगर लॉन्ग टर्म नेचर के फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम्स हैं, जैसे मान लो आपने लोन लिया है डॉलर में, फॉरेन करेंसी में आपने लोन लिया है 5 इयर्स का, 6 इयर्स का, 2 इयर्स का, 3 इयर्स का, जो कि 12 मंथ्स के बियॉन्ड सेटल होंगे, फॉरेन करेंसी लोन। अब मैं कहता हूं कि इसमें यही एग्जांपल याद रख लो क्योंकि यही रहेगा। तो लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है जैसे फॉरेन करेंसी लोन, तो उसके ऊपर पैरा 46 लगेगा। पैरा 46 क्या बोलता है, पैरा 46 किसके ऊपर लगेगा, लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम, मतलब इन शॉर्ट लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन। अब पैरा 46 क्या बोलता है, पैरा 46 अपने आप में एक एक्सेप्शन है। किस चीज का एक्सेप्शन, एक्सचेंज गेन लॉस को P&L में डालेंगे, ये एक जनरल रूल है, पर इसका एक्सेप्शन कि P&L में नहीं डालेंगे, ये बात करता है पैरा 46। तो पैरा 46 क्या बन गया, ये एक एक्सेप्शन बन गया ऑफ चार्जिंग एक्सचेंज गेन लॉस डायरेक्टली टू द P&L, मतलब P&L में नहीं डालेंगे, ऐसा पैरा 46 में लिखा हुआ है। तो कहां डालेंगे, वो भी यही लिखा हुआ है। हालांकि पैरा 46 ऑप्शनल है पर इररिवोकेबल है, मतलब ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें इस आइटम के ऊपर पैरा 46 लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना है तो जनरल रूल के हिसाब से P&L में डाल दो एक्सचेंज गेन लॉस, ठीक है ना, जैसे शॉर्ट टर्म में करते हो। पर अगर तुमने एक बार अप्लाई कर दिया तो तुम उसको फिर हमेशा तुम्हें उसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, उस आइटम के ऊपर, उस लोन के ऊपर, ठीक है। सर मान लो मेरे दो लोन चल रहे हैं, एक के ऊपर अप्लाई किया दूसरे के ऊपर नहीं किया, चलेगा, पर जिसके ऊपर आपने अप्लाई किया उसके ऊपर हमेशा अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब पैरा 46 बोलता क्या है, पैरा 46 बोलता है भैया एक्सचेंज गेन लॉस को P&L में नहीं डालने का। हाँ हाँ पता है नहीं डालने का, कहां डालने का, तो एक्सचेंज गेन और लॉस को कहां डालने का। तो बोलता है कि पहले तुम ये देखो, कहां डालने से पहले तुम पहले इसको ये देखो कि लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम, मतलब लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन, लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन किस पर्पस से लिया गया था। ये जो लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन है ये किस पर्पस के लिए लिया गया था, क्या ये लोन किसी डेप्रिशिएबल असेट को परचेज करने के लिए लिया गया था क्या, या अदर देन डेप्रिशिएबल असेट को परचेज करने के लिए लिया गया था। अगर तुमने ये लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन किसी डेप्रिशिएबल असेट को परचेज करने के लिए लिया था, फॉरेन करेंसी लोन लिया असेट परचेज करने के लिए, तो जो एक्सचेंज गेन और लॉस है ना उस डेप्रिशिएबल असेट की वैल्यू में ऐड लेस कर दो। अच्छा गेन का क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट, लॉस का क्या बैलेंस होता है, डेबिट, और असेट डेप्रिशिएबल असेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो अगर लॉस आ रहा है तो डेप्रिशिएबल असेट में प्लस कर दो, और गेन आ रहा है तो डेप्रिशिएबल असेट में माइनस कर दो, ठीक है। तो एक्सचेंज गेन लॉस शैल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ असेट, लॉस
और एक्सचेंज गेन शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द असेट। कुछ बच्चे इधर उलझते हैं, बच्चे बोलते हैं सर लॉस है, लॉस तो माइनस होगा, लॉस को अपन सर कैसे ऐड कर रहे हैं? तो बेटा डेबिट क्रेडिट करके देख, जब तेरा एक्सचेंज लॉस आएगा, तूने अगर फॉरेन करेंसी लोन को रीवैल्यू किया होगा और एक्सचेंज लॉस आया होगा, तो एंट्री हुई होगी एक्सचेंज लॉस टू लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन। अब लॉस डेबिट हो गया, तो मुझे इसको अगर असेट की कॉस्ट में डालना है तो मैं एंट्री करूंगा ना असेट अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज लॉस। समझा क्या? समझा क्या? बोलो बेटा। तो लॉस क्या हो जाएगा? असेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, पीएनएल में नहीं किया। और गेन क्या हो जाएगा? असेट की कॉस्ट में लेस हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ असेट की कॉस्ट बढ़ गई या असेट की कॉस्ट गिर गई? तो रिवाइज्ड वैल्यू जो असेट की आई, डेप्रिसिएशन उस पे लगेगा। अरे कुछ नहीं है, पता है हम यहां जनरल रूल क्या पढ़ रहे थे? एक्सचेंज गेन लॉस को डायरेक्टली पीएनएल में डालने का। अब क्या हो रहा है? डायरेक्टली ऐसे कान ना पकड़ के ऐसे कान पकड़ रहे हैं। मतलब लॉस जहां डायरेक्टली पीएनएल में जा सकता था, अब वो पहले असेट की कॉस्ट में जाके ऐड होगा। असेट की वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ी हुई वैल्यू पर डेप्रिसिएशन भी तो बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली वो जो लॉस है वो हर साल थोड़ा थोड़ा डेप्रिसिएशन के फॉर्म में पीएनएल में जाएगा, और कुछ नहीं है। तुम समझे? नहीं, तुम नहीं समझे। समझे कि नहीं समझे? कि वो जो लॉस है या गेन है डायरेक्टली पीएनएल में ना जाके असेट में एडजस्ट हुआ और डेप्रिसिएशन के बहाने वो पीएनएल में आ गया। बोलो बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं? समझे? मैं क्वेश्चन अभी करवाऊंगा ना, जब ये रिवीजन के बाद जब प्रैक्टिस सेशन लूंगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये इसका इफेक्ट क्या होता है। चलो एनीवेज, क्लियर हुआ? तो ये हो गया तुम्हारा, अगर लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन किसी डेप्रिशिएबल असेट से रिलेटेड है तो एक्सचेंज गेन लॉस को एड लेस करने का असेट की कॉस्ट में। पर अगर लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन किसी डेप्रिशिएबल असेट के लिए नहीं लिया गया था, मान लो फॉरेन करेंसी लोन लिया गया लैंड के लिए, लैंड डेप्रिशिएबल असेट नहीं है, इन्वेंट्री खरीदने के लिए, इन्वेंट्री डेप्रिशिएबल असेट नहीं है, पर लोन तो लिया गया था। अब उस लोन के ऊपर आएगा तो एक्सचेंज डिफरेंस, एक्सचेंज गेन लॉस। उस एक्सचेंज गेन लॉस को एक स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। उस एक्सचेंज गेन लॉस को किस में डालोगे? स्पेशल अकाउंट में। स्पेशल अकाउंट का नाम क्या है? फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट। फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट, FCMITD अकाउंट, FCMITD अकाउंट, फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट, इसमें डाल दोगे। और सर इस अकाउंट का क्या करेंगे? पीएनएल में डालेंगे क्या? अबे पीएनएल में डालना था तो तुमने इसको अकाउंट में क्यों डाला? ये एक स्पेशल अकाउंट है और इस अकाउंट को तुम क्या करोगे? डेफर एंड अमोटाइज ओवर द लाइफ ऑफ द फॉरेन करेंसी लोन। फॉरेन करेंसी लोन की लाइफ में तुम उसको अलोकेट कर दोगे। ठीक है, फॉरेन करेंसी लोन की लाइफ में तुम उसको थोड़ा थोड़ा करके एसएलएम बेसिस पर तुम उसको थोड़ा थोड़ा पीएनएल में लेके जाओगे। इसका डेबिट बैलेंस होगा तो रिजर्व एंड सरप्लस में दिखेगा नेगेटिव, क्रेडिट बैलेंस होगा तो रिजर्व एंड सरप्लस में दिखेगा पॉजिटिव। ठीक है, समझा? बोलो जी, क्लियर हुआ? अब आप इस पर्टिकुलर शीट को भी अगर रेफर करते हो, जो ये वीडियो तो यूट्यूब पे भी जाएगा, तो इस डिस्क्रिप्शन में आपको ये समरी नोट्स मिल जाएंगे और सारे एएस के समरी नोट्स इकट्ठे मिल जाएंगे। तो आप ये एग्जांपल्स जब देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। जैसे आप देखो लोन लिया, ठीक है ना, $25,000 का लोन लिया 5 ईयर्स के लिए, तो ये लॉन्ग टर्म लोन हो गया। मशीन परचेज करने के लिए लिया तो ये इस कैटेगरी में आ गया। ठीक है ना, आपने जब पहली बार रिकॉर्ड किया तो ये हो गया स्पॉट रेट। जब आप इसको लोन को वापस से रीवैल्यू कर रहे हो तो क्लोजिंग रेट पे रीवैल्यू कर रहे हो। तो आप बताओ पैरा 46 लगाओगे। सबसे पहले तो आपने लोन लिया, स्पॉट रेट पे बुक किया, मशीन सेम वैल्यू पे ले लिया, जितना आपने लोन लिया उतने से मशीन खरीद ली। पर ईयर एंड पे रेट बढ़ गया तो लोन की वैल्यू बढ़ गई, लोन आपको ज्यादा चुकाना पड़ेगा। 0.85 का डिफरेंस आ गया आपके 25,000 के लोन में, तो आपका एक्सचेंज लॉस आ गया। लॉस को तुमने उठा के मशीन की कॉस्ट में ऐड कर दिया, मशीन की कॉस्ट बढ़ गई। मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट थी इतनी, तुमने मशीन की कॉस्ट में ये और डाल दिया, टोटल कॉस्ट हो गई इतनी कॉस्ट पर तुमने 10% का डेप्रिसिएशन लगाया, तो ये मशीन का डेप्रिसिएशन चला गया पीएनएल में। आया समझ में कि नहीं? इस तरीके से। तो वैसे ही जब तुम एग्जाम्पल 2 देखोगे तो एग्जाम्पल 2 में लैंड के लिए खरीदा गया है, लैंड के लिए लोन लिया गया है, लैंड के लिए लिया गया मतलब ये इस कैटेगरी में आ गया, ये वाली। अब यहां जो एक्सचेंज गेन लॉस आएगा, ये एक्सचेंज गेन लॉस देखो डायरेक्टली किस में जाएगा? एक्सचेंज गेन लॉस कितना आया? 60,000, तुमने उसको डाल दिया स्पेशल अकाउंट में, एफसी मिड डिफरेंस अकाउंट में। और एफसी मिड डिफरेंस अकाउंट को तुम कितने सालों में राइट ऑफ करोगे? जितनी लाइफ है लोन की। ठीक है ना, जितनी लाइफ है लोन की, लोन की लाइफ कितनी है? 10 ईयर्स। तो तुम इसको 60, कहां गया तुम्हारा ये
60,000 डिवाइड बाय 10, 6,000। तुम 6,000 का P&L में लेके जाओगे, बाकी 54,000 को बोलेंगे अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस, जो कि 54,000 दिखेगा रिजर्व एंड सरप्लस में नेगेटिव फिगर। बोलो बेटा क्लियर हुआ? फिर नेक्स्ट ईयर आया, नेक्स्ट ईयर में आपका ओपनिंग बैलेंस कितना तुमने दिखाया, ये 54, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस तुम्हारा ये 54 का स्पेशल अकाउंट का डिफरेंस, और आपका ओपनिंग लोन कितना था, ओपनिंग लोन आपका मान लो 36,000 आ गया। 36,000 ओपनिंग लोन कैसे आ गया, आपने लोन लिया था 40,000 का, उसमें से आप हर साल इक्वली रीपे कर रहे हो 4 करके, तो नेक्स्ट ईयर आपने 40,000 का के लोन में से 4,000 पे कर दिया तो 36 बचा। फिर से आपका एक्सचेंज गेन आया, देखो जी अब आपका एक्सचेंज गेन आया, तो जो आपका स्पेशल अकाउंट था उसका बैलेंस कितना चल रहा था, 54, याद करो, डेबिट 60 क्रेडिट 6, तो 54 डेबिट, पर एक्सचेंज गेन आ गया इस बार 45,000, वो 45,000 को भी आप एफसी मिट अकाउंट में डाल दोगे। एफसी मिट अकाउंट आप सोचो पहले 54 था, अब आपका 45 उसमें क्रेडिट हो गया, तो आपका एफसी मिट बचा ही कुल मिला के 9,000। 9,000 डिवाइडेड बाय कितने साल बचे हैं, 9 ईयर्स। आपने एसएलएम बेसिस पर 1,000 रुपीज P&L में ले गए। आया समझ में कि नहीं? एंड सो ऑन, इस तरीके से ऐसे करते 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 3rd ईयर 4th ईयर 5th ईयर में ऐसे करते करते आपका एफसी मिड डिफरेंस खत्म हो जाएगा 10th ईयर के एंड में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप एग्जांपल्स को डिटेल में देखोगे ना तो सब क्लियर हो जाएगा। आप मैं रिकमेंड करूंगा कि डाउनलोड करके एग्जाम्पल को देख लेना, ठीक है? बोलो बेटा क्लियर? ये क्या लिखा है, इफ रीपेमेंट ऑफ सेम लोन एंड रीमेजरमेंट ऑफ एफसीएमआई इज ऑन द सेम डेट, if repayment of some loan and remeasurement of FCMI is on the same date, apply remeasurement on the entire outstanding loan before payment and then repay the loan with the closing rate। अरे कुछ नहीं है, मान लो जैसे यहां पर था, जैसे ये था, ये क्या था, आपका 40,000 का लोन है। अब 40,000 का लोन ईयर एंड पे रीमेजर भी होगा, पर ईयर एंड पे कुछ अमाउंट रीपे भी हो रहा है। तो 40,000 का लोन है और आप हर साल उसको 4 करके रीपे कर रहे हो, तो रीपे भी हो रहा है, रीमेजर भी हो रहा है, बिकॉज ऑफ AS11 रीमेजर भी हो रहा है। तो मैंने यहां पर लिखा है कि एक काम करो, पहले पूरे 40,000 को रीमेजर कर लो नए रेट पर, और फिर जितना पे करना है वो तो नए रेट से ही पे करोगे, ठीक है? तो पहले पूरे 40,000 के लोन को रीमेजर करो, फिर आप रीपे कर दो। ये आपको एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, जो एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है? तो ये हो गया आपका पैरा 46, हाउ टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन द असेट परचेज्ड आउट ऑफ लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन एंड अप्लाइंग पैरा 46। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चंस में काम आएगा, ये आपको क्वेश्चंस में काम आएगा कि फॉर एग्जांपल आपने एक लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन लिया, ठीक है, और उस लोन से आपने असेट खरीदा, तो पैरा 46 भी लग रहा है, और पैरा 46 लग रहा है तो उसका एक्सचेंज गेन लॉस भी आप असेट की कॉस्ट में जाके एड लेस कर रहे हो। तो ऐसे केस में असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन कैसे लगाओगे, तो ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मेट याद रखना है आपको। देखो एक बार ये फॉर्मेट देखो, सबसे पहले मशीन की कॉस्ट, जैसे हमारा एग्जांपल नंबर 1 था, मशीन की कॉस्ट $25,000 मल्टीप्लाई बाय स्पॉट रेट, तो ये मशीन की कॉस्ट हो गई। लोन अमाउंट, मशीन की कॉस्ट लोन अमाउंट के बराबर होगी अगर आपने अपनी जेब से पैसा नहीं लगाया होगा तो, या व्हाटएवर जो भी कॉस्ट ऑफ मशीन होगी डॉलर में मल्टीप्लाई बाय स्पॉट रेट, ठीक है ना? ये आ गया। अब उस साल डेप्रिसिएशन लगाने से पहले उस साल का एक्सचेंज गेन लॉस पहले एडजस्ट कर लो, पैरा 46 वाला। तो देखो इसमें भी हमने क्या किया, ये मशीन आपने रिकॉर्ड कर लिया, अब मशीन आप इसके ऊपर थोड़ी डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, आप इसके ऊपर पहले आपने एक्सचेंज लॉस ऐड किया, फिर आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो। तो वही है कि आपको यहां पर सबसे पहले एक्सचेंज गेन लॉस एडजस्ट करना है, रिवाइज्ड वैल्यू निकालनी है, और रिवाइज्ड वैल्यू के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, आइदर एसएलएम और WDV। बोलो आया समझ में क्या ये पॉइंट? बताइए क्लियर हुआ? टेल मी बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? चलो अब बात करते हैं, ये हो गया आपका फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। अब बात कर रहे हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो फ्यूचर में जिनके ऊपर कोई ट्रांजैक्शन किया जाएगा, ठीक है ना? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो फ्यूचर के ऊपर बेस्ड है, जैसे मैं कोई करेंसी के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं कि फ्यूचर में अगर करेंसी की वैल्यू बढ़ गई तो मुझे फायदा होगा, फ्यूचर में अगर करेंसी की वैल्यू गिर गई तो मुझे नुकसान होगा। तो ये ट्रांजैक्शन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? फ्यूचर के किसी अनसर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। आज मैंने बेटिंग कर ली, आज मैंने शर्त लगा ली कि फ्यूचर में फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ेगी सचमुच में तो मेरा फायदा, घटेगी तो नुकसान। ये हो गया फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? ऐसे ही दूसरा
फ्यूचर में मुझे कुछ पेमेंट्स करने हैं पर मुझे डर लग रहा है कि डॉलर की वैल्यू बढ़ने वाली है, तो मैंने आज ही रेट बुक कर लिया। मैंने आज ही रेट बुक कर लिया कि भाई फ्यूचर में पेमेंट तो करना है, ये पक्का पक्का है, पर डॉलर की वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो मैंने आज ही बुकिंग कर ली। भैया नहीं, मेरे को टेंशन नहीं चाहिए, फालतू का लॉस हो जाएगा, तो आज ही मैंने रेट बुक कर लिया। ये भी एक फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, फ्यूचर में मुझे कुछ पेमेंट मिलने वाले हैं, मैंने रेट आज ही बुक कर लिया कि मैं भैया मुझे डॉलर मिलेगा, जाके बैंक को सेल करूंगा और एक फिक्स रेट मैंने आज डिसाइड करवा दिया और मैं उस रेट पे बेच दूंगा। दीज आर फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक होते हैं स्पेकुलेशन नेचर के और दूसरे होते हैं हेजिंग नेचर के। जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट जितने भी होते हैं वो दो कैटेगरीज में हमने उनको डिवाइड किया। एक स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन मतलब जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर सट्टा, सट्टा बेटिंग, ठीक है ना, सट्टा बेटिंग। और दूसरा हेजिंग, हेजिंग, हेजिंग पे आएंगे अभी, पहले स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन में क्या होता है? स्पेकुलेशन इज सिंपली कि यू आर बेसिकली बेटिंग ऑन अ फॉरेन करेंसी, दैट इफ यू आर सेइंग दैट फॉरेन करेंसी विल इंक्रीज एंड इफ इट इज एक्चुअली इंक्रीज इन द फ्यूचर यू विल गेट द मनी, आपको गेन होगा। उल्टा हो गया तो लॉस होगा। तो बेसिकली स्पेकुलेशन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है दैट टू बाय और सेल फॉरेन करेंसी विदाउट फिजिकल डिलीवरी। हाँ, विदाउट फिजिकल डिलीवरी मतलब मैं सिर्फ शर्त लगा रहा हूं कि देखना फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी या गिर जाएगी, ऐसा, और उसको हम नेट कैश में सेटल करते हैं। जैसे 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 क्या? फॉर एग्जाम्पल आपने $10,000 पे बेटिंग किया कि $10,000 पे आपने बेटिंग किया और आज उस पे रेट चल रहा है 86। तो आपने बोला कि फ्यूचर में $10,000 की वैल्यू बढ़ेगी, अगर 86 के ऊपर जाएगी तो आपको 86 रुपीज अभी पे करने की जरूरत नहीं, आप डॉलर खरीद नहीं रहे हो विदाउट फिजिकल डिलीवरी। 86 का मान लो 87 हो गई, तो ना आपको अभी 86 में खरीदना है, ना फ्यूचर जब आ जाएगा तो 87 में बेचना है, ना खरीदना है ना बेचना है। आपको डिफरेंस 1 रुपीज का आपको बेनिफिट हो गया। आपने बोला था भाई वैल्यू बढ़ेगी, सचमुच में बढ़ गई, आपको फायदा। उल्टा गिर गई तो आपको नुकसान, बढ़ गई तो आपको कैश मिल जाएगा, गिर जाएगी तो आपको कैश पे करना पड़ेगा। तो नेट सेटलमेंट कैश में होता है। बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब आप इसको इस तरीके से देखो, स्पेकुलेशन को आप इस तरीके से देखो। आज आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, आज का एक स्पॉट रेट है, आज का आपका एक स्पॉट रेट रहेगा, डॉलर का स्पॉट रेट रहेगा, और आज ही वो आपको बोलेगा कि मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं कि भाई मैं आज डॉलर को बुक कर रहा हूं 86 पे, 86 पे मैंने बुक कर लिया। ठीक है, आपको कॉन्ट्रैक्ट डेट पर दो दो रेट देगा, एक स्पॉट रेट और एक कॉन्ट्रैक्ट रेट। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों सर? बेटा फॉरेन करेंसी में स्पेकुलेशन करना लीगल है, फॉरेन करेंसी में स्पेकुलेशन करना लीगल है। ठीक है, हाँ चलिए सुनिए मेरी बात ध्यान से। जैसे क्रिकेट में स्पेकुलेशन करना लीगल नहीं है ना, तो फॉरेन करेंसी में स्पेकुलेशन करना लीगल है। अब सुनो मेरी बात, सुनना प्लीज। आपको ये पता है जैसे गोल्ड के मार्केट में दो रेट्स चलते हैं, एक ही प्रकार के गोल्ड के मार्केट में दो रेट चलते हैं, पता है आपको? जैसे एक रेट होता है खरीदने का, ऐसे तो एक खरीदने का होता है, एक बेचने का होता है, और एक होता है रेट गोल्ड में सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करने का। जो खरीदने का रेट होता है वो अलग होता है, और एक सिर्फ अगर आप इस पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो रेट अलग होता है। आपको पता है ये चीज? उसी तरीके से फॉरेन करेंसी के भी दो रेट्स होते हैं, एक होता है स्पॉट रेट मतलब खरीदने बेचने वाला, ठीक है, एक होता है खरीदने बेचने वाला, और एक होता है दूसरा रेट कॉन्ट्रैक्ट रेट, जिसपे आप एक्चुअली सिर्फ स्पेकुलेशन कर सकते हो। आप सच्ची मुच्ची खरीद रहे तो नहीं हो, आप एक्चुअल में सेल या परचेज तो नहीं कर रहे हो। तो इन द सेम वे फॉरेन करेंसी के भी दो रेट्स होते हैं। तो जब आप स्पेकुलेशन ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आपको क्वेश्चन में दो रेट देगा, एक स्पॉट रेट एक कॉन्ट्रैक्ट रेट, कि स्पॉट रेट आज इतना चल रहा है पर मैंने बुक किया 86 पे, तो बेटा स्पॉट रेट से आपको कोई मतलब नहीं है, स्पॉट रेट से आपको कोई मतलब नहीं है, आपने कितने पे बुकिंग किया। कॉन्ट्रैक्ट रेट मतलब बुकिंग रेट, बुकिंग रेट थोड़ा टेक्निकल है मैं इसलिए स्लो हो रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट रेट मतलब बुकिंग रेट, तो कॉन्ट्रैक्ट रेट आपने ये बुक कर लिया 86 पे। फिर क्या होता है, मान लो कॉन्ट्रैक्ट है सपोज 3 मंथ्स का, बीच में आ गया मान लो बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट पे फिर से आपको दो रेट देगा, बैलेंस शीट डेट का एक्चुअल रेट और बैलेंस शीट डेट पे ये कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू क्या हो गया। फॉर एग्जांपल आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया था 3 मंथ्स का, जिसमें से 1 मंथ हो गया है, तो आपको यहां पर वो देगा कॉन्ट्रैक्ट रेट फॉर द 2 मंथ पीरियड, कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में यहां इंटर ना होते, यहां इंटर होते तो क्या होता, तो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट रेट यहां देगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने आज 86 पे बुक कर लिया,
यहां वैल्यू हो गई 86.25। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहां बुकिंग नहीं करता और अगर मैं यहां बुक करता तो थोड़ा सा महंगा पड़ता। चलो अच्छा है मैंने पहले ही बुक कर लिया, 25 पैसा का मुझे फायदा हो गया, 25 पैसा का मुझे फायदा हो गया, समझा कि नहीं। तो ये होता है रिमेनिंग पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का रेट। सेटलमेंट डेट पर फाइनली आप कितने में सेटल कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट को आप सेटल कर रहे हो मान लो 87 में, ठीक है। तो अल्टीमेटली स्पेक्यूलेशन वाले कॉन्ट्रैक्ट में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रेट होता है और आपका जो सेटलमेंट रेट होता है, उन दोनों के बीच का जो वैल्यू होता है वो आपका गेन या लॉस होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट डेट पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपने बस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, दैट्स इट, आपको कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं। बैलेंस शीट डेट, जैसे फॉर एग्जांपल आपका 86, ये 86.25 हो गया, तो 0.25 आपका फायदा हो गया। सर फायदा कैसे हुआ? अच्छा हुआ मैंने 86 पे बुकिंग कर ली, ये तो 86.25 हो गया। अगर मैं यहां बुकिंग नहीं करता और यहां करता तो 25 पे बुकिंग करता तो आगे चल के फायदा कम होता ना मुझे। तो मैं बैलेंस शीट डेट पर इन दोनों की डिफरेंस निकालकर गेन और लॉस बुक करूंगा, पीएनएल में ले जाऊंगा। कॉन्ट्रैक्ट रेट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट डेट, कॉन्ट्रैक्ट रेट ऑन द बैलेंस शीट डेट मल्टीप्लाई बाय फॉरेन करेंसी वैल्यू, ठीक है। फिर सेटलमेंट डेट पर अगेन अब आप इसका और इसका डिफरेंस निकालोगे, सेटलमेंट डेट पर फिर से गेन लॉस निकालोगे, कॉन्ट्रैक्ट रेट बैलेंस शीट वाला, सेटलमेंट रेट वाला, जो भी आएगा फिर से गेन लॉस आएगा, और गेन लॉस कहां जाएगा? पीएनएल में। कहां जाएगा? पीएनएल में। अब बस इंस्टीट्यूट क्या करता है, ये रियल लैंग्वेज है AS11 की कि आपको दो बार गेन लॉस बुक करना है, एक बैलेंस शीट डेट पर, एक सेटलमेंट डेट पर इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन में क्या है? इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन में है कि वो बैलेंस शीट वाला रेट नहीं लेता, वो सीधा बताता है कि भाई इतना प्रॉफिट लॉस हो गया, ठीक है, वो ऐसा बताता है सीधा। बोलो बेटा, अभी मैं आपको करवाऊंगा एक क्वेश्चन उसका, ठीक है, मतलब प्रैक्टिस बैच में हम आपको इसका क्वेश्चन करवाऊंगा। डन। तो ये हो गया स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन में करना क्या है? अल्टीमेटली जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट रेट है, जो भी आपका सेटलमेंट रेट है, दोनों का डिफरेंस निकाल के आपको गेन या लॉस बुक करना है, बस आपको ये बताना है कि कितना गेन होगा। अब बात करते हैं हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट की। अब बात करते हैं हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट की। हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट, हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट लाइक अ सट्टा। सट्टा मीन्स स्पेकुलेशन वेयर यू आर जस्ट प्लेइंग with the currency, that if the currency value increases I will be in a gain, if it decreases I will be in a loss. You are just betting. But in the hedging you are not actually betting. In the hedging what is actually there? It is a contract to reduce the risk of exchange loss on any foreign currency monetary item. मतलब hedging में क्या है, आपके पास पहले से ही एक फॉरेन करेंसी डेटर्स या फॉरेन करेंसी क्रेडिटर्स या लोन्स रखे हैं जो फ्यूचर में सेटल होंगे डॉलर में, पर आपको डर लग रहा है कि अरे यार फॉरेन करेंसी डेटर से मुझे फॉरेन करेंसी मिलने वाला है, पर अगर फॉरेन करेंसी की वैल्यू गिर गई तो मेरा रियलाइजेशन कम हो जाएगा। क्रेडिटर और लोन को पेमेंट करने वाला हूं, अगर फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ गई तो मुझे ज्यादा पे करना पड़ेगा। सो यू हैव एग्जिस्टिंग असेट लायबिलिटी विच इज टू बी सेटल्ड इन फॉरेन करेंसी, उसमें रिस्क है, उस रिस्क को कम करने के लिए आप हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट करते हो। हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, आप पहले से ही रेट बुक कर लेते हो कि देखो बॉस ऐसा है कि मुझे 2 महीने बाद मेरे डेटर से कुछ डॉलर्स मिलने वाले हैं, मैंने बैंक के साथ जाके बुकिंग कर ली कि वो डॉलर मैं ले आऊंगा और आपको सेल करूंगा आके, मुझे बताओ कितने में आप खरीदोगे। तो फॉरवर्ड रेट मतलब मैंने बुकिंग कर लिया, आई बुक्ड इट, मैंने बुकिंग कर लिया इस रेट पे कि अब मैं अपने डेटर्स को, क्रेडिटर्स को, लोन्स को इतने रेट पे सेटल करूंगा। तो फॉरवर्ड रेट इज अ बुकिंग एज वेल एज सेटलमेंट रेट। उसको आप कंपेयर करोगे हमेशा स्पॉट रेट से, जितने पे आपने ओरिजिनली डेटर्स, क्रेडिटर्स, लोन्स को, ऊपर मैंने समझाया था ना जब AS11 शुरू किया था कि आप इनका इनिशियल रिकॉग्निशन हमेशा स्पॉट रेट पे करते हो। तो आपने जब पहली बार डेटर्स को रिकॉर्ड किया होगा तो जो स्पॉट रेट होगा उसको कंपेयर करोगे आज के इस फॉरवर्ड रेट से, फॉरवर्ड रेट से कंपेयर करके आप देखोगे कि फाइनली आपका लॉस या गेन कितना हो रहा है। जो लॉस गेन हो रहा है वही बस आपको P&L में डालना है ओवर द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ओवर द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कॉन्ट्रैक्ट डेट, यहां पर आपने डेटर्स खड़े किए, स्पॉट रेट पर आपने डेटर्स को बुक किया, लेटस से आपने बुक किया 86 पे, यहीं आपने फॉरवर्ड रेट बुक कर लिया कि भाई मेरे को डेटर से डॉलर मिलेंगे तो मैं फ्यूचर में जाके इसको सेल करूंगा 88 पे। तो बताओ आज आपने 86 पे रिकॉर्ड किया, फ्यूचर में आप 88 पे सेल करोगे, आपको 2 रुपीज का फायदा हो गया। जब भी फायदे वाली सिचुएशन हो तो आप बोलोगे इट इज अ फॉरवर्ड डिस्काउंट। क्या? फॉरवर्ड डिस्काउंट। और अगर मान लो इसकी जगह 85 होता तो बताओ, 86 मैंने रिकॉर्ड किया डेटर को, जबकि फॉरवर्ड रेट मैंने बुक किया है 85 का कि भाई मुझे जैसे ही डॉलर मिलेंगे डेटर से मैं जाके सेल करूंगा, जाके सेल करूंगा और सेल करके मुझे 85 रुपीज के हिसाब से मिल जाएगा। 86 के डेटर से मुझे 85 मिलेगा, मतलब मैंने अपना लॉस बुक कर लिया 1 लाख का, 1 रुपी का, 1 रुपी के लॉस को बोलेंगे फॉरवर्ड प्रीमियम।
तो अगर लॉस वाली सिचुएशन होगी तो फॉरवर्ड प्रीमियम, अगर गेन वाली सिचुएशन होगी तो फॉरवर्ड डिस्काउंट। हमेशा मैं यहां पर बच्चों को यह बोलता हूं कि हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट को एक तरीके से आप इंश्योरेंस की तरह मानो। जैसे आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाने के लिए प्रीमियम पे करते हो, वैसे ही आप कहीं ना कहीं हेजिंग कर रहे हो, आप अपने डेटर्स क्रेडिटर्स का हेजिंग करवा रहे हो, इंश्योरेंस करवा रहे हो, जिसके लिए आपको प्रीमियम पे करना पड़ रहा है और वो लॉस के फॉर्म में है। और उस प्रीमियम को आप पूरी लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट लाइफ है, उसमें आप डेफर एंड अमोटाइज कर दोगे। ठीक है, दैट्स इट। तो दिस इज द बेसिकली हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट। ये है आपका हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट। बोलो बच्चों, आया समझ में? बोलो बच्चों, क्लियर हुआ? दैट्स इट। तो ये होता आपका AS11। हाँ, इसमें मैंने फॉरेन ब्रांच कवर नहीं किया है। फॉरेन ब्रांच में बेसिकली आप ये जो ब्रांच अकाउंट्स में पढ़ते हैं, वो मैं ब्रांच के रैपिड रिवीजन में मैंने कवर करके रखा है, इसलिए मैं फॉरेन ब्रांच यहां पर कवर नहीं कर रहा हूं। इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल वाला पोर्शन मैं कवर नहीं कर रहा हूं। ठीक है, सो गाइस दिस वाज योर AS11 का रिवीजन। ठीक है, आया समझ में? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ने से पहले मुझे बताइए कोई डाउट? कोई डाउट? डू लाइक शेयर कमेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यस यस, वो तो मैं बोलूंगा ही सही। चलिए, तो आप जो बच्चे लाइव हैं ऐप पे, वो जल्दी डाउट पूछे, और जो बच्चे ये वीडियो YouTube पर देख रहे होंगे अपलोड होने के बाद, उनसे एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक ये AS11 देख लिया, आपको अच्छा लगा, तो प्लीज आप अपनी तरफ से वीडियो को लाइक जरूर करना, मेरे लिए मोटिवेटिंग चीज हो जाएगी। और अगर आप चैनल पे नए हो, नए नहीं भी हो पर सब्सक्राइब नहीं किया है, यार ये बात गलत है यार। कुछ दिनों के लिए सब्सक्राइब कर लो, बाद में अनसब्सक्राइब कर लेना एटलीस्ट। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और लाइक कर दो अगर आपको पसंद आया। ठीक है, रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से। चलिए, थैंक्स अ लॉट गाइस। डाउट तो इन बच्चों को कुछ भी नहीं है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा यूट्यूब के। ठीक है, तो ये हो गया अपना AS11। थैंक्स अ लॉट।